नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ संभाग और मैं विनोद शर्मा। आज मैं हूं करौली के प्रसिद्ध डॉक्टर BL मीना और उनकी धर्मपत्नी डॉक्टर आशा मीना मेरे साथ है। हमारा जो कार्यक्रम है शून्य से सफलता की ओर, आज दोनों मेरे साथ हैं। डॉक्टर साहब दंपति, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे साथ। धन्यवाद विनोद जी। डॉक्टर BL मीना करौली के निकट कालाखाना गाँव के हैं। कालाखाना गाँव एक बहुत पिछड़ा हुआ गाँव है। बहुत ही गरीब परिवार से थे, लेकिन आज करौली का सबसे बड़ा हॉस्पिटल चलाते हैं, भारत हॉस्पिटल, जिसमें सैकड़ों लोगों को रोजगार देते हैं, आजीविका का साधन है। और करौली में आज एक जाना पहचाना इनका नाम है। डॉक्टर क्यों बने, इनकी पारिवारिक बैकग्राउंड क्या रहा है, इनकी धर्मपत्नी का क्या मकसद है चिकित्सा पेशे में, और इनका इन सब मुद्दों पर मैं इनसे विस्तार से चर्चा करूँगा। डॉक्टर मीना के पिताजी कालाखाना में किसान थे, 2 भाई हैं, 4 बहन हैं, और पारिवारिक स्थिति आर्थिक रूप से काफ़ी कमजोर है। डॉक्टर आशा मीना जो बगल में बैठी धर्मपत्नी, इनकी पारिवारिक की स्थिति आप ठीक मान सकते हैं, पापा इनके सर्विस में थे। दोनों ने बीकानेर से पीजी की, जान पहचान हुई, प्रेम प्रसंग हुआ और बाद में शादी में तब्दील हो गई परिवार वालों की सहमति से। डॉक्टर साहब, आपका थोड़ा बैकग्राउंड आप बताएं अपने शब्दों में, आपका क्या बैकग्राउंड रहा है पूरे परिवार का? बैकग्राउंड तो मेरे फादर तो टोटल इलिटरेट थे। हाँ, शिक्षा, उनको नाम लिखना भी अपना नहीं आता था। और चाचा जी थे, जॉइंट फैमिली थी, साथ साथ रहते थे। लास्ट तक साथ रहे, भी 2 साल पहले ही अलग हुए हम लोग, दोनों एक्सपायर हो गए उसके बाद। टोटली खेती से जुड़े हुए थे और गाय भैंसों से जुड़े हुए थे। तो कुछ गाय भैंस बेचकर, मेले में बैल वगैरह बेच के टोटल खेती से जुड़े हुए थे, खेती में डिपेंडेंट थे। उसमें से हमें सरकारी स्कूलिंग हमारी रही शुरू से। 5वीं तक हमारे घर के पास में स्कूल था, उसमें पढ़े। उसके बाद कोटरी जो कि 4 किलोमीटर डेली एक साइड से पड़ता है, 3.5 किलोमीटर आना जाना, 3.5-7 किलोमीटर डेली पैदल आगे स्कूल हम जाते थे। 10वीं मैंने कोटरी से की थी। उसके बाद 11वीं 12वीं हम करौली आए, जो कि सरकारी स्कूल है यहाँ पे, उसमें हम हायर सेकेंडरी पढ़े थे। उसके बाद फिर हम यहाँ रूम लेके रहते थे, करीब 100 रुपये 150 रुपये महीने किराए में रूम से रहते थे। और खाने का तेल वगैरह इस तरह की चीजें घर से ही हमारा आता था। हाँ, आता था सभी पे आते थे मामस के मामस। हाँ, तो उस टाइम हमें कुछ खाने की चीज ले आते थे, आटा वगैरह ले आते थे, कुछ 7 दिन में हम भी चले जाते थे कई बार। इस तरह से 11वीं 12वीं यहाँ से करी। उसके बाद में किसी ने बताया यार बायोलॉजी ली मैंने 11वीं 12वीं में। बायोलॉजी किसने बताया आपको कि आप डॉक्टर? ऐसे 10वीं में डॉक्टर की 10th क्लास में हम पढ़ते थे, तो हमें क्लास में टॉपर्स में आता था जी, या तो पहली रैंक या दूसरी रैंक, या पहली या दूसरी। तो 10th में मैंने टॉप किया था। तो वहाँ पे हमारे एक सर थे, उन्होंने कहा था यार आप कुछ कर सकते हैं। सर का नाम याद है आपको? एक राधा मोहन गुप्ता जी मैथमेटिक्स के टीचर थे, उनसे काफी मोटिवेट हुआ था। और एक हमारे कालूराम मीना जी जो मैथ पढ़ाते थे 8th तक, उनसे उन्होंने मैथ मेरे लिए बायोलॉजी के लिए बोला। फिर 12वीं के बाद मेरे किसी ने बताया कि एलन जाओ आप। उस टाइम एलन इतना बड़ा नाम नहीं था जितना अब है। ये 98 की बात है। तो 98 में मैंने, आपकी परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर थी, फिर भी आप घर वालों उस टाइम स्थिति एलन की फीस 10,000 थी मात्र। इतना महंगा नहीं था जितना अब शिक्षा महंगी हुई है। 10,000 फीस मैंने भरे थे और 10 रुपए डाइट में हमें खाना मिलता था जी। हॉस्टल में हम रहे थे। तो करीब करीब 20-25 हजार रुपए साल भर खर्च होता था उसमें। और ट्रेन से हम जाते थे, ट्रेन से आते थे। फिर आपका सिलेक्शन हो गया। फिर चाचा जी मुझे छोड़ने भी जाते थे कई बार, वो भी मेरे लिए काफी सपोर्ट किया उन्होंने, चाचा जी ने। चाचा जी क्या करते? वो भी खेती, किसान थे वो। दोनों भाई साथ ही रहते, जॉइंट फैमिली थे। अच्छा। अब दोनों ही भगवान के पहुंच गए, एक्सपायर हो गए। उसके बाद आपका MBBS में बीकानेर से सिलेक्शन हो गया। जोधपुर मैंने MBBS सीट उठाई थी जोधपुर। हाँ, फिर जोधपुर से मैंने रेगुलर MBBS कर ली। टाइम पे MBBS हुई, कोई मेरा ड्रॉप नहीं हुआ। उसके बाद मैं MBBS के बाद तुरंत PG में सिलेक्शन हो गया। उसके लिए मैंने कोई अलग से कोचिंग नहीं करी, सेल्फ स्टडी से अपन में। PG में मेरे सेंटर से राजस्थान दोनों जगह सीट मिली थी। मैडम भी उसी कॉलेज में थी? मैडम उसी कॉलेज में थी, 2 साल जूनियर थी मैडम। हाँ। इनका 2002 बैच है, मेरा 2000 बैच है। उसके बाद में PG में बीकानेर में मेडिसिन उठाई। मेरे को मेडिसिन ही लेनी थी, मेडिसिन चॉइस थी मेरी। मैडम ने PG वहाँ से की? हाँ, मैडम ने बीकानेर से ली, उन्होंने गायनी। और फिर आपका मैडम का परिचय कहाँ से शुरुआत होता है? जोधपुर से। जोधपुर से। और जोधपुर से शुरुआत होती है, फिर शादी में कब बदल जाती है? शादी में तो जोधपुर के बाद में MBBS हो गया जोधपुर से, उसके बाद PG हो गई। उसके बाद कोई अड़चन आई या व्यवधान आया? थोड़ी बहुत अड़चन आती है, कुछ लोगों ने मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी कि यार तुम तो ये हमारी तरफ से कहा था ये तो मीणाओं की नहीं, किसी और कास्ट की है। अच्छा। और उनसे भी कहते ससुराल वालों से ये तो पहले से शादीशुदा, इस तरह की कई चीजें भड़का दी गई थी। उसके बाद थोड़ा सा नाराज हो गए, फिर बाद में राजी।
मतलब भ्रमझाल कराने की पूरी कोशिश हुई, पूरी कोशिश करी। लेकिन आपने उसको संभाल लिया। मैडम आप डॉक्टर क्यों बनी, क्या आपका मकसद था? देखो मेरी फैमिली ऐसी पुअर फैमिली नहीं है, मैं एक मीडियम फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मेरे फादर शुरू से जॉब में थे, मेरी सारी एजुकेशन जयपुर और जोधपुर की प्राइवेट स्कूल से ही है। मेरा शुरू से ही यही था कि मैं कभी भी कोई डॉक्टर देखती थी तो मेरा मन यही करता था कि मुझे डॉक्टर ही बनना भविष्य में। अच्छा, ये क्यों आया मन में ऐसा आया कि आपको डॉक्टर बनना है? ये कोई लॉजिक नहीं, मतलब मन में एक तरह से इच्छा ही मेरी जागृत हुई कि मैं डॉक्टर ही बनूं। जी। तो शुरू से ही मेरा यही एम था और मेरे पेरेंट्स ने काफ़ी सपोर्ट किया इसके लिए। मेरी मदर एकदम इलिटरेट है, हाँ। अंगूठा छाप है, लेकिन उन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया और उन लोगों के आशीर्वाद से आज मैं इस स्टेज पे हूँ। तो आपकी माँ की इच्छा भी थी कि डॉक्टर बनना? बिल्कुल मतलब माँ आपने साथ सीधा कह दिया, मुझे साफ माँ थी बिल्कुल। बिल्कुल। तो माँ की क्यों इच्छा हुई कि आप डॉक्टर बने? नहीं मेरी इच्छा थी इसको। अच्छा, आपकी इच्छा थी, माँ ने सपोर्ट किया। बिल्कुल। तो आपको एक डॉक्टर बनने में एक महिला ग्रामीण परिवेश से जब निकलती है तो क्या क्या परेशानी आई? कोई ऐसी विशेष आपको याद हो जो बताना चाहते हैं और उससे जो नई लड़की है वो सीख मिले, क्या संघर्ष रहा? नहीं ऐसी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पढ़ाई के लिए संघर्ष करना पड़ा। हाँ। बाकी फैमिली की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं। पढ़ाई के लिए संघर्ष करना पड़ा, आना जाना परिवार वालों से रहते हैं, आप अकेले जाते हैं, क्या रहता है? नहीं मैं घर पे रहती, मेरे फादर की जॉब वहीं थी। फादर की जॉब वहीं थी, जोधपुर में। तो वहाँ आप रुके। हाँ। तो डॉक्टर साहब में आपने ऐसे क्या देखा जैसे शादी की? डॉक्टर साहब थोड़ा यही बता दो, आ जाओ। वो तो कोई होती है ऐसी चीज कि एक बार देख के आदमी अट्रैक्ट हो जाता है किसी को। ऐसे क्या है ऐसे की? हर चीज बयान नहीं कर सकती फिर शब्द भी में। ऐसे एक कोई शब्द अगर वो आप बताना चाहें तो? डॉक्टर साहब में कमी कौन सी है नहीं बताया, सब कोई दिख रही थी। अच्छा डॉक्टर साहब कमी। का। अच्छा मैडम, आप जब शादी होके आए, आपकी परिवार अच्छा था, यहाँ जब ससुराल में आए हाँ। तो यहाँ कैसा घर था, कैसा माहौल था, क्या आपको लगा? घर जैसी चीज, मतलब यहाँ एकदम पुअर था, ऐसा ही दिया। काफी स्थिति कमजोर हाँ। थी। फिर लेकिन मुझे पहले से पता थी, सब चीज पहले बता दिया था, ऐसा छुपाया कुछ नहीं। अच्छा, आपको सब पहले से मालूम था? सब चीज़। दादा आपने सरकारी सर्विस क्यों नहीं की? आपका सरकारी सिलेक्शन जो है सर्विस इसके बारे में बताया थोड़ा। सरकारी सर्विस करना चाहते थे बेसिकली। हाँ। हमारी कहना नहीं चाहिए सरकारी कॉलेज को, क्योंकि आपका जो जिस जाति से जाति उसमें सरकारी सर्विस को काफी महत्व दिया जाता है, एक प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं ये बनता है। और हमने आपने गवर्नमेंट में अप्लाई भी किया था। जी। पहले मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर भी किया था, मेरे अच्छे मार्क्स आए उसमें, लेकिन बात जब वो आती तो सेटिंग नहीं बैठ पाई, हाँ। क्योंकि उसमें इंटरव्यू होता है। हाँ। मैं इंटरव्यू देने गया तो मेरे साथ जो कई कलीग थे मुझे कहीं मेरे से पीछे थे कंपटीशन में, वो असिस्टेंट प्रोफेसर बन गए, मेरे को इंटरव्यू में सेलेक्ट नहीं किया। उस दिन से मुझे इस तरह का मुझे ठेस लगा कि यार ये अपने लिए नहीं है चीज, हाँ। अपने हुनर पे ही अपन को काम करना पड़ेगा। अच्छा, फिर? उसके बाद फिर भी मैंने गवर्नमेंट ज्वाइन करने की कोशिश करी, हाँ। फिर मुझे पोस्टिंग राजसमंद दी, मैडम को भीलवाड़ा दी, हाँ। और माँ बाप करौली रहते थे। और पढ़ते थे। जब यार मैंने की बीवी से अलग, माँ बाप से अलग, हाँ। भाई बहन से अलग, हाँ। मैं राजसमंद, मैडम भीलवाड़ा, घर वाले करौली, हाँ। फिर क्या करना है, फिर क्या मतलब है इस चीज का? हाँ। काफी कोशिश की, मैं ट्रांसफर नहीं हो पाया मेरा, ठीक है। करौली आने की कोशिश की। हाँ। उसी दौरान मेरे चाचा जी भी करौली दिखा रहे थे, मैं उस टाइम वहीं था, एक्सपायर हो गए बाई चांस, जन्म मरण तो भगवान के हाथ होता है। हाँ। उस दिन मुझे लगा कि मैं होता तो क्या पता आई कैन मैनेज बेटर, हाँ। शायद मैं बेहतर कर सकता था। उस दिन तो आपको ये उसके बाद में उस दिन मुझे एहसास हुआ। उसके बाद ही मैंने फिर 18 महीने गवर्नमेंट नौकरी करी, हाँ। मैं परमानेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो चुका था, जी। और मैंने ट्रांसफर खूब कुछ ट्रांसफर नहीं हुआ, थक हार के फिर मैंने वापस प्राइवेट में गया, हाँ। गंगापुर में रिया हॉस्पिटल में जो है काम किया मैंने करीब 20 महीने। उसके बाद बालोतरा काम किया मैंने जी। करीब साल 1.5 साल, मैडम ने जयतारण काम किया है, फलौदी काम किया है, फिर आप और गंगापुर आ गए दोनों? सीपी हॉस्पिटल काम किया मैडम ने। हाँ। और आपने रिया ज्वाइन कर लिया? मैंने रिया पहले ही किया था मैंने। अच्छा सर, फिर गंगापुर से करौली कैसे आए? गंगापुर से फिर फाइनली ऐसा है कि कितने दिन किसी के यहाँ काम कर सकते हो, हाँ ठीक है। वो एक बात कई बार आई थी। हाँ। उसके बाद फिर हमको डिसीजन, फिर सीपी हॉस्पिटल में काम करते था मैं लास्ट में, जून 2016 तक काम किया था। हाँ। फिर मैडम को लाने की कोशिश, उन्होंने कभी हम मैडम को नहीं लगा सकते, मैडम उस टाइम बालोतरा हुआ करती, हाँ। मैडम अलग मैं अलग। फिर मैंने किया यार कब तक करें, खुद का डाल दो, जो होगा जो किस्मत में होगा, ठीक है। काम फिर ईमानदारी से आपने करें। करौली में हॉस्पिटल की शुरुआत कब करी? 13 जुलाई 2016 को हमने यहाँ पे शुभ मुहूर्त किया। जी। फिर यही था कि डे वन से हम इस तरह कुछ करें कि आज तक किसी ने करौली में कुछ किया नहीं, ये मेरी एक हाँ, ख्वाहिश है। आपने एक नया कुछ किया है यहाँ पर। कई लोगों ने मेरे को कहा था, आलोचना भी की थी कि यार करौली में प्राइवेट सिस्टम नहीं है, हाँ। पर हमने क्या है करीब 10 जगह हॉस्पिटल में काम किया है, दर दर की ठोकरें खाई हैं, उससे हम कई चीजें काम भी सीखे हैं, तरीका भी सीखे हैं। तो हमें था कि यार जब बेटर से बेटर काम देंगे तो क्यों ना हमें क्या दिक्कत है।
तो हमने किराए की बिल्डिंग ली, 5 साल उसमें करीब करीब हॉस्पिटल चलाया। और आप सबके आशीर्वाद से, ब्रदर मोहन जी, कैला मैया के आशीर्वाद से सब कुछ ठीक है। देखिए, आपने प्राइवेट हॉस्पिटल चलाया और बहुत गरीब घर से थे, ये आपने बताया, और आज आपने एक भारत हॉस्पिटल, बड़ा हॉस्पिटल यहाँ पे स्थापित कर दिया। कितने लोगों को रोजगार दे रहे हैं आप? करीब 50 आदमियों को यहाँ पे रोजगार 50 आदमियों को रोजगार दे रहे हैं। मतलब शून्य से आपने सफलता ये प्राप्त की है कि आज 50 लोगों को रोजगार दे रहे हैं। तो आप कोशिश कर रहे हैं, सफलता कुछ नहीं है। कैसा फील महसूस करते हैं इस बारे में आप? माँ बाप के क्या सपने थे जो पूरे हुए कुछ? माँ बाप के यही सपने थे कि हमारा बच्चा डॉक्टर बन जाए और अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। हाँ, तो वो भगवान दया से हम हो गए। वो हो गई और अब आप लोगों को रोजगार दे रहे हैं। लगता है आपके बारे में कहा जाता है बहुत अक्खड़ सो आपके बारे में। ये हो सकता है आप दिल के आप साफ हो, मैं इसके बारे में लेकिन एक चीज बता दूं आपको। मैडम, आपको भी लगता है कि ऐसा अक्खड़ सो आपके नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं लगता है? इसका एक कारण है, जरूरत होती है ना, होना पड़ता है। हाँ। मेरा एक प्रॉब्लम है इसमें। मैं जो बात मुझे दिखती है साफ साफ बोलता हूँ। हाँ, मुझे घुमा फिरा के गोलमोल बात करना नहीं आता। हाँ। मुझे लगता है विनोद जी आप मैं ठीक नहीं, मैं कह देता हूँ। ये चीज कईयों को बुरी लगती है, वो हाँ। अक्खड़पन लगता है। तो इसका कभी आपने क्या नुकसान उठाया क्या? नुकसान तो डेफिनेटली सही बात का सब कोई होता है। सही बात है, नुकसान तो होता ही है? किसी आपका अफसर के सामने या पड़ोसी से आप सही बात बोल दोगे तो उसको अच्छी नहीं लगेगी। हाँ, बाद में 2-4-6 घंटे बाद वो सोचेगा सही यार बात तो सही की थी। ऐसी कोई घटना याद है आपको? नहीं, कई बार पेशेंट कहते हैं यार ये ठीक नहीं है, पेशेंट मेरे से ठीक नहीं हो पाएगा, आप उसको हाँ, आगे ले जाएं, हायर सेंटर ले जाएं, लेकिन वो कहते हैं यार ऐसे कैसे बोल दिया। हाँ। अरे मुझे दिख रहा है इसलिए बोल रहा हूँ, भाई मैं गलत थोड़ी हाँ, हूँ। हाँ। तो ये चीजें बाद में लगता है कि यार उसने सही कहा था। आपके जीवन में ऐसा कोई व्यक्ति है जिसने आपका बहुत सहयोग किया हो, आपको आगे बढ़ाने में सहयोग किया हो, जिसको आप याद करना चाहते हो? भाई हमारे फैमिली में तो मेरे पिताजी और चाचा जी और बाकी माता तो सबकी ठीक होती है, मित्र मंडली। और मैडम का भी काफी इसमें योगदान है। मैडम का भी होता है। MBBS में एक्चुअली मैं मीडियम स्टूडेंटों में था, टॉपर्स में तो नहीं था। जी। तो उसके बाद ये क्या PG में सिलेक्शन होना मेरे लिए एक चुनौती थी। उसके बाद ही कि हम शादी करेंगे इस तरह का था। हाँ, तो मैं उसमें पढ़ाई के लिए बहुत डेडिकेटेड था MBBS में। ठीक है। करीब करीब 16 घंटे हम लोग पढ़ते। उसके बाद भी मेरा PG सिलेक्शन, तो इनका भी काफी बड़ा योगदान है इसमें, और माँ बाप का, फैमिली का, चाचा जी का तो है ही। मैडम, आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति जिसने आपका मार्गदर्शन किया हो और आप याद करना चाहते हैं उसे? फैमिली तो पूरी है फैमिली तो यही है। और तो मित्र ससुराल मंडली- वालों की तरफ से भी है, हाँ। उनका भी है। ये आपने जो हॉस्पिटल स्थापित किया, नाम आपका चल रहा है, डॉक्टर साहब का चल रहा है, इसके पीछे क्या कारण है, क्या लगता है आपको? हॉस्पिटल के नाम के पीछे नहीं, नाम नहीं, मेरा मतलब नाम आपका इस डॉक्टर आशा मीना के नाम से गायनी के हिसाब से हॉस्पिटल अच्छा चलता है। हाँ, हाँ। सबको पता है। तो आपका क्या एक अलग से इरादा था कि मैं प्राइवेट हॉस्पिटल खोलूँ? हाँ, बच्चों मेरी में शुरू क्या से सोचती है आपकी? प्राइवेट करने की जॉब थी, मेरा गवर्नमेंट जॉब करने का प्लान नहीं था। हाँ, फिर इसलिए मैंने शुरू से प्राइवेट की काम किया, मैंने गवर्नमेंट किया ही नहीं। थोड़े किया दिन मैंने ज्वाइन करके ही छोड़ दिया बस। तो डॉक्टर साहब और आप इस बारे में सहमति बंद होने कि हमें सरकारी सर्विस नहीं करनी है? नहीं, मेरा तो शुरू से ही नहीं था प्लानिंग, प्लान शुरू से नहीं थी। मेरा प्राइवेट का ही प्लान था स्टार्ट। तो आपको क्या क्या मैंने इसमें, बहुत जगह प्राइवेट में काम कर लिया, मैंने 8-10 सेक्टर में काम किया तो बेस क्या? चालू करने से पहले। तो क्या अनुभव रहा आपका वहाँ जहाँ आपने प्राइवेट सेक्टर में काम किया? उसमें यही है कि मतलब गवर्नमेंट में तो देखो बिना कारण ऊपर से प्रेशर बहुत रहता है, जो प्रेशर हम लिया नहीं कर सकते। हाँ। कम से कम अपने सेटअप में आप 2 पैसे कमाओ तो शांति से तो कमा सकते हो। हाँ, इसलिए हमने प्राइवेट ही किया, शुरू से प्राइवेट ही किया। शुरू से प्राइवेट किया और आज आप वो लोगों को रोजगार भी आप दे रहे हैं। आखिर अगर नौकरी करते तो कब करते, ये आपकी सोच रही। अगर आपको एक सांस्कृतिक में भी आप काफ़ी रुचि रखते हैं और कई बार में हमने आपके वो देखे, इसके पीछे रुचि कहाँ से हुई, क्या कारण है इसका? फिर कुछ चीजें आदमी के जीन में चलती हैं। हाँ। मेरे पिताजी थे, वो भी गायक कलाकार थे। जो गीत होता है कन्हैया, उसमें बहुत अच्छा गाते थे। हमारे चाचा जी थे जो नौबत बजाते हैं, हाँ, उनकी इस नौबत हमारे पूरे एरिया में नहीं बजी। ठीक है। इधर से जंप करके उस साइड पहुंच जाते थे। हाँ, तो जब हमको अपॉर्चुनिटी मिली तो हमें हमारे जीन में भी है, हाँ। तो मैं पद भी अच्छे गा लेता हूँ भगवान दया से, हाँ। और फिड्डा भी गा लेता हूँ। और लिखते भी यहाँ पे क्या? टाइम मिलता है तो कभी कभी लिखे हैं कुछ? हाँ, नहीं लिखे हुए तो रखे हुए हैं, इसलिए लिखे हुए। हाँ, रखी हुई। लगता आपका एक बढ़िया कुछ गीत सुना दो, अभी? 2 लाइन ही सुना दो, बोलिए उसकी। ठीक है, डॉक्टर साहब काफी इंटरेस्ट रखते हैं इसमें। बेटा भी आ रहा है सिपेंडर। बेटा भी आ रहा है, वो भी सुना- सीख अभी जाए। सुनाओ क्या? हाँ, एक सुना दीजिए। हाँ, ले 2 गज दूरी, मास्क जरूरी होना चाहिए सबके। ये कोरोना के संदर्भ में। हाँ हाँ, बिल्कुल। हे ले 2 गज दूरी, मास्क जरूरी होना चाहिए सबके।
ए देखो कोरोना महामारी आई अब के, 2 गज मास्क जरूरी होना चाहिए सबके। देखो कोरोना महामारी आई अब के। ये एक संदेश है मेरा गायन के माध्यम से जी। कि 2 गज दूरी, मास्क जरूरी होना चाहिए सबके। सबके। देखो कोरोना महामारी आई हाँ। अब के। ओके, ये आपने बहुत अच्छा संदेश दिया है। मैडम, ये डॉक्टर साहब का जो गायन कलाकार था, ये आप शुरू से आपको पता है कि बाद में मालूम चला? नहीं, बाद में पता नहीं। पहले नहीं चला? बाद में ऐसी कौन सी चीज़ मालूम चली आपको डॉक्टर साहब, ये विशेषता है? और गायक है, बाकी तो मुझे पहले से पता नहीं है। बाकी को पहले तक? अच्छा, मैं चालू भी बाद में किया था। चालू ही बाद में किया। पहले नहीं गाते थे पहले। अभी आप बता रही है आपका बेटा भी है इसी फील्ड में? हाँ, बेटा बनाने लग गया। मतलब बेटा बनाया, वो भी जाता बनाने इनके साथ साथ करके। एक और सुनंदा है इसी पे। हाँ, बताओ। कोरोना को रोग बुरो घबरा गई जनता सारी रे, ए देखो भारत में झपट होगी भारी रे। कोरोना रोग बुरो घबरा गई जनता सारी रे, देखो भारत में झपट होगी भारी रे। तो ये आपको लिखते कोई और है और गाते आप हो? नहीं, हम लिखते भी हैं, गाते भी हैं, लिखते भी आप और हैं। जरूरत पड़ती है तो किसी की हेल्प भी ले लेते हैं। तो इसमें क्या आपकी मेरा छोटा भाई है, वो भी काफी अच्छा लगता है। वो भी अच्छा है। वो भी गाता, तीनों ही गाते हैं हम, चाचा का लड़का है सारे। तीनों पूरे परिवार? हाँ। ये बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब, तीनों के साथ कभी एक साथ इंटरव्यू हम करेंगे। ये जो गायन परंपरा है, इसमें आपको कोई विशेष मेहनत करनी पड़ती है सीधे नॉर्मल? नहीं, इसमें मेहनत करनी पड़ती, याद भी रखना पड़ता है, शब्दों का जोड़ तोड़ होता है। हाँ, तुकबंदी जिसको कहते हैं, तुकबंदी। इसके माध्यम से कुछ मैसेज भी दिया जाता है। हाँ। एक फुअड़ चीज होती है, वो मुझे पसंद नहीं। जी। जैसे और भी कई आपका कोई सर्वश्रेष्ठ है जिसको आप हमेशा कहीं भी जाते हो उसको सुनाते हो? बिल्कुल। अब एक सुना दीजिए। फिलहाल कोरोना, तो इसमें पूरी मंडली चाहिए होती है। नहीं, एक फिर भी या 2 लाइन उसको सुना दो, सर्वश्रेष्ठ आपका। उसके में सबसे पहले तो वही देता है, जैसे दहेज के ऊपर है, हाँ, बताओ। भ्रूण हत्या के ऊपर है। जो आप अच्छा जिसको मानते हैं और कई सारे अच्छे हैं मेरे नहीं, प्रोग्राम। आपको कभी सुनेंगे तो हर प्रोग्राम मेरे दिल को छुएगा। हाँ, एक सुनाइए आप। ऐसा कुछ नहीं है कि ये मेरा अच्छा नहीं है। हाँ, जिसको आप अच्छा मानते हैं, सर्वश्रेष्ठ मानते हैं ना। अब इसमें कई धार्मिक कथाओं भी हैं। हाँ, एक सुना दीजिए। जैसे पांडु भात है, पांडु भात सुना दीजिए आप। आप तो वो 1 घंटा लगता है। नहीं, उसकी 2 लाइन सुनाइए आप। 2 लाइन सुनाया था। हाँ, एक समय क्या होता है, थोड़ा लंबा हो जाएगा। हाँ, 2 लाइन सुनाइए। एक प्रिय रहती है धर्मा, हाँ, तो उनको बेटी थी, एक बेटा उसके नहीं था, यानी बहन के भाई नहीं था, और उसकी बेटी की शादी हाँ, तैयार हो जाती है, शादी की तैयारी हो जाती है। हाँ, शादी तो बेटी कहते हैं करनी पड़ती है, तो भात का टाइम आता है, उसके बहन के भाई नहीं था। तो उस टाइम क्या होता है, एक समय की बात है, लंबा हो जाएगा। अच्छा मैडम, एक शब्द आपसे, देखिए, एक अच्छी डॉक्टर, एक अच्छी पत्नी और एक माँ, और आप यहाँ भी बहुत अच्छा समय देते हो हॉस्पिटल में, जब भी तो आप एक चलाते हैं, इसमें बीच में आप तालमेल कैसे व्यतीत करते हो? घर पे कोई नौकर रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है, कैसे मतलब तालमेल बैठा पाते हो आप इसमें तीनों सब- में, 3 ग्रुपों में? नहीं, सबका ही सपोर्ट से हो पाता है। कुछ चीज़ों में ये सपोर्ट करते हैं मेरे को, कुछ में मेरे मदर इन लॉ है, सिस्टर इन लॉ, हाँ, कुछ चीज़ों में बच्चे भी कॉपरेट करते हैं, हाँ, कुछ में मेरे को भी सेक्रीफाइस करना पड़ता है। ये सब मिल के ही तालमेल बैठ पाता, अकेले भी नहीं। आगे तो इसमें आपने तालमेल जो बैठाते हो आप, एक दंपत्ति भी आपको यहाँ भी जैसे डॉक्टर के तौर पे आना है, घर माँ की तौर पे भी रहना है, तो समय मैनेजमेंट कैसे करते हो आप ये? उसमें देखो, कुछ जैसे सुबह थोड़ा अर्ली मॉर्निंग उठ के हाँ, कुछ जैसे घर का भी काम देखना पड़ता है, हाँ, जैसे नाश्ता वगैरह है, कुछ बच्चों के लिए भी करना पड़ता है, हाँ। फिर शाम को जाके बच्चों को पढ़ाना भी पड़ता है। बच्चों को पढ़ाते भी हैं। देखो डॉक्टर साहब बहुत अच्छी बात बता रहे हैं, आप महिलाओं को सीखना चाहिए, इतना समय देने के बाद बच्चों को पढ़ाते हो आप। हाँ, थोड़ा बहुत टाइम देना पड़ता है। और कुछ 2 बात मदर इन लॉ के साथ भी बैठना पड़ता है, हाँ, बाकी टाइम पे हॉस्पिटल को, कुछ टाइम नहीं। तो घर से, हॉस्पिटल से आप घर चले जाते हो तो हॉस्पिटल दिमाग में रहता है, हटा देते हो आप? कुछ स्ट्रेस तो रहता ही है। कुछ स्टेप तो रहता ही है। अब जो पेशेंट आपने इंडोर कर लिया, उसकी तो टेंशन रहती है, जो हमारे पास है वो हमारी जिम्मेदारी होती है वो कि जिम्मेदारी। हम उसको सही सलामत घर पहुंचाएं। डॉक्टर साहब, आप कैसे बैठाते हो तालमेल?
मेरा मेन ध्यान पेशेंटों पे होता है पेशेंट होता है। और जो घर के समाज काम होते हैं, गांव के काम होते हैं, उन पर ज़्यादा फोकस रहता है अच्छा। और अपने पेशेंट पे रहता है। पेशेंट का तो कहते हैं कि लोग कहते हैं यार पैसा कमाते हैं, पैसा तो एक बहुत ही बाद की चीज़, हम लोग कभी पैसे की बात नहीं करते। जी। पेशेंट आता है तो हमारा सिर दर्द रहता है तो वो छुट्टी नहीं होता है हाँ कि यार ये कैसे ठीक हो, हाँ ठीक नहीं हो तो टेंशन, ठीक हो जाए तो शांति होती है यार ये पेशेंट ठीक हो। हाँ भाई लोग सोचते हैं डॉक्टर आराम से सोते रहते हैं, ऐसे करते हैं, ऐसा कुछ नहीं। जो करता है सीट पे बैठता है उसको ही पता होता है कैसे होता है। सही बात। बहुत टफ से हो गए हमेशा डॉक्टर, आप खुद स्टडी में पढ़ते होंगे हाँ। कि सबसे ज़्यादा स्ट्रेस डॉक्टर में होता है, उस कारण डॉक्टर को हार्ट अटैक वगैरह भी ज़्यादा इसीलिए आता है सही। क्योंकि वो शाम को भी रात को ढंग से नहीं सो पाता। हमारा कोई टाइम नहीं होता सोने का, जगने का, खाने का, बैठने का, और तो खुद का है ज़्यादा टेंशन है आपको। जब और ज़्यादा मुश्किल से 3-4 घंटे सो पाते हैं हम लोग नाइट। 3-4 घंटे सो पाते हैं। बिल्कुल, उसमें भी नाइट में 10 बार डिस्टर्ब होते हैं। अब आज कितने बजे जाते हो आप यहाँ से? 9 तो बजते ही बजते अब आज तो आप सामने बजे हाँ अभी राउंड लेंगे सारे पेशेंट के, शाम का राउंड बाकी। अच्छा। राउंड लेने के बाद हम हाथ में जो है कुछ सुबह पे बैठेंगे। हाँ फिर इस सुबह बीच में कोई पेशेंट अगर वो भी देखना को भी पड़ेगा देखना पड़ेगा। और रात में इमरजेंसी आएगी तो वो भी देखना पड़ेगा। तनाव जी। तो पूरा होता ही है। डॉक्टर साहब आप गरीबी घर से आए, जैसे कई मरीज आपके गरीब आते होंगे तो उनको आप कैसे एडजस्ट कर पाते हैं? आपको मन में क्या फील आता है कि यार क्या? मेरे मन में एक चीज़ हमेशा रहती है, ये लोगों से फीडबैक भी आपको मिलेगा। हाँ हाँ देखो हमारा प्राइवेट संस्था है तो एकदम फ्री तो हम नहीं कर सकते, हाँ बिल्कुल नहीं कर सकते। लेकिन आप तुलना करोगे हाँ मेरे लेवल का हॉस्पिटल है उससे, हाँ। चाहे आप गंगापुर तुलना कर लो, चाहे आप भरतपुर तुलना कर लो, चाहे गंगापुर में 10 हॉस्पिटल वहाँ से कर लो, चाहे हिंडौन से कर लो, चाहे जयपुर से कर लो, हाँ सेम फैसिलिटी में, हाँ सेम ट्रीटमेंट में मैं आर्थिक रूप से 100% हाँ ईजी रहूँगा मरीज, ये मेरा दावा है। चाहे वो डेंगू हो, मेरे पास डेंगू के 10-10 हज़ार प्लेटलेट्स का मरीज अभी भी भर्ती है, पर 12,000 प्लेटलेट्स का मरीज भर्ती है, हाँ। 14,000 प्लेटलेट्स का मरीज भर्ती है, 20,000 प्लेटलेट्स का भर्ती है, और भगवान दया से वो इम्प्रूव कर रहे हैं। एक की दाद छुट्टी करी थी मैंने, एक शायद कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा। उन मरीजों का ये मरीज यदि जयपुर या जोधपुर जाएगा तो करीब लाखों में ट्रीटमेंट जाएगा। लाख। मेरे पास 10,000 के अंदर ट्रीटमेंट होगा। तो वैसे 3-4 हज़ार प्लेटलेट चढ़ाते हैं, क्या करते हैं इसमें? इसमें फ्लूइड मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा पेशेंट में से मेनली क्या है, फ्लूइड मिसमैनेजमेंट होता है। हाँ फ्लूइड का मतलब होता है मुंह से पेशेंट ले नहीं पाता है, अच्छा ले नहीं पाता है तो उसको फिर रीनल इन्वॉल्वमेंट, मतलब किडनी के फंक्शन बराबर नहीं रहता, लीवर फंक्शन इसमें काम नहीं करते हैं, क्योंकि डेंगू में प्लेटलेट्स कम होते हैं, हीमोलाइसिस होता है, तो लीवर किडनी सब जगह इफेक्ट होता है। मुंह से ले नहीं पाएगा तो उसको कितना फ्लूइड देना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम अलग से कोई जादू नहीं करते हैं, हाँ बस पेशेंट को किस टाइम पे कितना फ्लूइड चाहिए हाँ ये मैनेजमेंट करना होता है, इससे पेशेंट इंप्रूव है। इसमें एंटीबायोटिक का बहुत बड़ा रोल नहीं है। तो एंटीबायोटिक लोग ज़्यादा यूज करते हैं, मैंने देखा है जनरली, तो वो केवल मरीज की कॉस्ट बढ़ाता है और कोई मिनिमम एंटीबायोटिक, गुड मैनेजमेंट ऑफ फ्लूइड एंड विजिलेंस अबाउट कॉम्प्लिकेशन। हाँ क्या कॉम्प्लिकेशन हो रहा है, पेशेंट को ब्लीडिंग तो नहीं हो रही, पेरिकार्डियल कैविटी में फ्लूइड इकट्ठा नहीं हो रहा, फेफड़ों में पानी इकट्ठा नहीं हो रहा, ये सारे कॉम्प्लिकेशन नोट करना होता है। यदि ये आप नोट करते रहे, बात सुन रहे हो, पेशेंट को टाइम रहते रेफर करना पड़ता, रेफर कर सकते हैं। प्लेटलेट जरूरत पड़ती है, हम लोग प्लेटलेट्स मंगा लेते हैं, गंगापुर से मंगा लेते हैं, री हॉस्पिटल डॉक्टर महेंद्र जी का, मैंने वहाँ 2 साल काम किया। अभी आप क्या क्या सुविधा दे रहे हैं हॉस्पिटल में आपके में? अभी हॉस्पिटल में हमारा NICU काफ़ी अच्छा हाँ चल रहा है, हर बच्चे को हम लोग ट्राई करते हैं, जी और उसमें भाई जन्म मरण तो हमारे हाथ में नहीं है, वो तो किसी के हाथ में नहीं है। ट्राई टू हाँ, बेस्ट। हाँ अब उसके परफेक्शन में कहना चाहूँ, मेरे पास इस टाइम पे ICU है, NICU है, वेंटिलेटर है, CPAP है, BiPAP है, ईच एंड एवरीथिंग अवेलेबल। तो हम चाहते हैं हमारा हर पेशेंट इंप्रूव हो, इसके बावजूद भी कुछ रिजल्ट नेगेटिव होते हैं तो वो देखो हम नहीं कर सकते। ऑक्सीजन की सुविधा आपके पास है ही है? 24 आवर ऑक्सीजन की है, ICU है दोनों, ऑक्सीजन की है, डॉक्टर्स की है, डॉक्टर्स की है, लाइट बैकअप लाइट बैकअप वगैरह है। अच्छा डॉक्टर साहब एक बार बताओ आप दोनों ही, जैसे आपका गांव पास में ही है,